हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? एक एक डिटेल बच्चों आपको, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में है, चाहे वो पीवाईक्यूज की फॉर्म में है, सारी की सारी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज विद एक्सप्लेनेशन। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब एक्टिविटी बेस्ड आते हैं, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे के सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की, एक एक डायग्राम का क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन। मतलब आप ये सोच के देखिए, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी लोग कहते हैं लाइन टू लाइन, हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बिना कुछ देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है बच्चों, वो है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th में है आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए, क्या होती है लाइफ प्रोसेस, कैसे समझेंगे आप? देखिए बेटा, हमारी बॉडी, हमारी से मतलब क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। जब भी हम सर्वाइवल की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल की बात करते हैं, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। वो सारे फंक्शन जो लाइफ को सस्टेन करने में, जो लाइफ को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। या इवन जब हम कई बार कुछ, आपको ये लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तभी आप लाइफ प्रोसेसेस कर रहे होते हो। कि आप सो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम तो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं होती है। इवन व्हेन व्हाइल यू आर स्लीपिंग, आपका रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है ना, आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस चल रही है। तो व्हेन यू आर जस्ट स्लीपिंग, और इवन आप क्लास में आइडल होकर बैठे हो, कोई एक्टिविटी नहीं शो कर रहे हो, तो भी आप बहुत सारा काम कर रहे हो। आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग कर रहा है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन करने में, लाइफ को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अब कौन-कौन सी लाइफ प्रोसेस है? सर, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन, ये मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे। उसके बाद न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, उसके अलावा सर स्केलेटल सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। बहुत सारे फंक्शन है, बिल्कुल सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो इन पर्टिकुलर इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में तो हम बात करेंगे इन चार टॉपिक्स की, चार लाइफ प्रोसेसेस की। पहला क्या है? न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्टली एक्सक्रीशन। तो सर बाकी लाइफ प्रोसेसेस का क्या? तो अगर मैं बात करूं सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस की ना बच्चे, तो रिप्रोडक्शन अलग से चैप्टर है, नर्वस, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये अलग से चैप्टर है, स्केलेटल सिस्टम हाँ इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये चार। उसके बाद पांचवा हो गया रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारी की सारी प्रोसेसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इफ बट किंतु परंतु जो भी है, वो छोटा सा ये है कि इस चैप्टर में तो सिर्फ हम इन चार की ही बात करेंगे, बाकी के लिए अलग चैप्टर। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस में ये चार, अब चार लाइफ प्रोसेस है, उसमें से सबसे पहली होती है बेटा न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन? बहुत बेसिक वर्ड है, आप 6 7 क्लास 8 क्लास में भी पढ़ गए हैं कि वो प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जिस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। यही सुना है आपने अभी तक। और दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। या ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम न्यूट्रिशन की ही बात कर लें। तो वो सब्सटेंसेस जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। उनको हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैं पहले की डेफिनेशन अगर बताऊं, पहले की डेफिनेशन ये होती थी कि वो सब्सटेंसेस जो लार्ज क्वांटिटी में, नाम से भी पता चल रहा है ना मैक्रो, जिनकी लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है, वो क्या कहलाते थे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में जिनकी जरूरत होती थी, उनको कह देते थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो है, उनको क्या कहा जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे पीएच का रेगुलेशन हो गया, टेम्परेचर का रेगुलेशन हो गया, वो वाला काम जो करते हैं, उनको हम कह देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
तो मैक्रो एंड माइक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल आपके तीन जो बेसिक फूड सब्सटेंसेस है, तीन जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये क्या कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा बाकी जो भी हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो सॉल्ट्स हैं, वो क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के फंक्शन के रेगुलेशन के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनको कह देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के। क्लियर हो गए? आपको समझ में आ गई बात? तो न्यूट्रिशन हमने वर्ड डिस्कस किया, न्यूट्रिशन के बाद हमने बात करी न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझ आ गई बात? तो अब हमारी बॉडी में तीन टाइप के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आ जाते हैं आपके प्रोटीन्स एंड अल्टीमेटली फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा कहते हैं एनर्जी प्रोवाइडर्स। एनर्जी प्रोवाइडर्स कि आपने एक ऐड देखा होगा, ग्लूकोन डी जान में जान डालते पीते ही। मैं ग्लूकोन डी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी इंपोर्टेंस बता रहा हूं। ग्लूकोन डी करता क्या है आपकी बॉडी में? ग्लूकोन डी बच्चों एनर्जी प्रोवाइडर मैंने लिखा ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर वाटर सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो जब भी इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होगी ना आपकी बॉडी को, तो वो काम कौन करेगा? यस, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। ठीक है, तो वो ग्लूकोन डी जान में जान डाल दे पीते ही, वो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइडर, एकदम से हमें एनर्जी की जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा, और बड़ा फैटी हो गया, बहुत खाता है क्या, या खा खा के फैटी हो गया है? यस। तो फैट्स आर स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को वो तो यूटिलाइज होगी, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का वो इकट्ठा हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। तो स्टोर्ड फूड क्या है? फैट्स हो गए। अब प्रोटीन्स क्या करेंगे? दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है? सर आप तो नए नए वर्ड बता रहे हो। नहीं बेटा, नया नहीं है, आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा है नाइन्थ में, कि लिपिड की दो लेयर होती है, बीच में प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को जो बनाने का काम करता है वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो जो रिपेयरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, उसको करते हैं, वो होते हैं प्रोटीन्स, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कह देते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा मेरे बच्चों, आप ये बता दीजिए, आप कर रहे हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जिसको हम नवरात्रि भी कहते हैं ना, नवरात्रि में लोग फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग एक दिन करते हैं, कुछ लोग 2 दिन करते हैं, कुछ लोग पूरे के पूरे 9 दिन तक फास्टिंग करते हैं। तो आपको बताना ये है बच्चों कि जब कोई पर्सन लॉन्ग फास्टिंग कर रहा है, तो ये तीनों टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको कंज्यूम करने की, उसको यूटिलाइज़ करने का सीक्वेंस क्या होगा? सॉरी, उसको यूटिलाइज़ करने की सीक्वेंस क्या होगी? कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, आपकी बॉडी में फैट्स हैं, तो कौन-सा सबसे पहले वो यूज़ करेगा? कौन-सा सबसे बाद में यूज़ होगा? जब कोई भी इंसान फास्टिंग कर रहा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग लॉन्ग फास्टिंग पे है। 1-2 दिन की फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए, बताइए, बताइए। ये मैं आपके लिए अभी छोड़ रहा हूँ, आप फटाफट बताइए मुझे, तब तक मैं आगे चलता हूँ। न्यूट्रिएंट से रिलेटेड एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है भाई हमारा कर्सर? एक और चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। एक वर्ड होता है कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा वर्ड है बच्चों फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। कैलोरीफिक एंड फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, या सिंपल फिजियोलॉजिकल वैल्यू लिख सकते हैं। क्या होता है, क्या डिफरेंस है? हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट्स है। तो 1 ग्राम किसी भी न्यूट्रिएंट का जब बर्न किया जाता है आइडल कंडीशन में, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बॉम कैलोरीमीटर। तो बॉम कैलोरीमीटर में 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, कोई भी एक यूनिट आप ले सकते हो, 1 ग्राम लिया जाता है नॉर्मली। 1 ग्राम ऑफ अ न्यूट्रिएंट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 1 ग्राम ऑफ फैट, जब उसको आइडल कंडीशन में, लैब कंडीशन में, बॉम कैलोरीमीटर में जब उसको बर्न किया जाएगा, तो उससे जो एनर्जी प्रोवाइड होगी, उससे जितनी एनर्जी मिलेगी, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी बच्चों। ठीक है, दैट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर टू एवरीवन? लेकिन अगर उसी सब्सटेंस को, कि मान लो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उसी न्यूट्रिएंट को उतने ही अमाउंट में 1 ग्राम यूटिलाइज करें, यूज करें इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
कि ह्यूमन बॉडी में अगर वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है, यूटिलाइज़ हो रहा है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, ठीक है? तो क्या आप बता सकते हैं कौन-सी वैल्यू ज़्यादा होगी और क्यों? पहले मैं वैल्यूज़ बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए दोनों के दोनों, कैलोरीफिक भी और फिजियोलॉजिकल भी। कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के केस में होती है 4.1 किलो कैलोरी, जबकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 4 कैलोरी। प्रोटीन्स 4.2 से 4.5 के बीच में होती है, जबकि ये 4.2 किलो कैलोरी हो जाती है। फैट्स 9.2 किलो कैलोरी एंड 9 किलो कैलोरी। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में फैट्स डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होगी तो कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे, है ना? तो बताइए, पहले वाला क्वेश्चन भी आपका बचा हुआ है, पहले वाला क्वेश्चन भी बचा हुआ है ना? क्या क्वेश्चन बताया था मैंने आपको? फास्टिंग वाला, यस। चलिए पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि अगर लॉन्ग फास्टिंग है तो देखिए, सबसे पहले तो जो इमीडिएट एनर्जी के लिए क्या यूज कर देगा वो, सबसे पहले यूज हो जाएंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। इमीडिएट एनर्जी की जरूरत है, काम पूरा हो गया भाई, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे एक दिन 2 दिन में उसने यूटिलाइज कर ली, 3 दिन में उसने यूटिलाइज कर ली। उसके बाद बच्चों, जो स्टोर्ड फूड है उसी को तो यूज करेगा, और स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में है? फैट्स के फॉर्म में। तो उसके बाद फैट्स को यूटिलाइज करेगा। एंड लास्टली, जब सारा का सारा फैट भी खत्म हो जाएगा, देन प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और सबसे लास्ट में प्रोटीन यूटिलाइज करेगा कोई भी इंसान जो कि लॉन्ग फास्टिंग पे है। ये बात होगी क्लियर? ये बात होगी क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे कि कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, आपको पता चल गया। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू के कंपैरिजन में क्यों है, इसका आप रीजन आप बताओ। ठीक है बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि आइडियल कंडीशन में है, लैब कंडीशंस में है ना? लैब कंडीशंस में है। लेकिन जब कोई प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है तो ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। आगे आप पढ़ोगे या आप में से कुछ लोगों को पता होगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। और ट्रॉपिक लेवल्स पे तो सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन, इसलिए फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू हमेशा कम होगी मेरे बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू के कंपैरिजन। बात समझ में आ गई? आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ यहीं पर कि ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटो ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रोपस का मतलब फॉर्मेशन सिंथेसिस। तो सेल्फ सिंथेसिस हो गया, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ट्रोपिक का मतलब सिंथेसिस। तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? व्हाट आर ऑटोट्रोप्स? आप पहले भी पढ़ चुके हो, व्हाट आर ऑटोट्रोप्स बताइए। ऑटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, एंड ट्रोपस मीन्स सिंथेसिस। रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप अगर उसको लॉजिकली पढ़ेंगे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो सेल्फ सिंथेसिस, तो सेल्फ सिंथेसिस कौन करते हैं? आपको पता है, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। लेकिन अब 10th क्लास में हम आ गए हैं तो कुछ अलग भी तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग भी तो होगा ना। यस, तो जो ऑटोट्रोप्स होते हैं ना बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स एंड कीमो ऑटोट्रोप्स। कीमो का मतलब फिर से वही आप, केमिकल, एंड फोटो का मतलब लाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट को यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दे आर नोन एज फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, या फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स भी आप उनको कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? कीमो ऑटोट्रोपिक या कीमोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसका एग्जांपल हो गया बेटा सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है? याद रहेगा आपको, सल्फर बैक्टीरिया कीमोट्रोपिक। और ग्रीन प्लांट्स आर फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, कि सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोपिक में भी फोटोट्रोपिक। तो फोटोट्रोपिक कीमोट्रोपिक का बेसिक डिफरेंस आपको समझ आया? चलिए, अब बेसिकली हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है बच्चों जहां पे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना? ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजों की भी तो जरूरत होती है। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, या हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल क्या होता है पूरी प्रोसेस के लिए? तो चार बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले सनलाइट होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल, और उसके अलावा वाटर और मिनरल्स की जरूरत होगी। तो कंडीशंस क्या क्या चाहिए? कि सनलाइट और क्लोरोफिल तो सबसे पहले चाहिए। और आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है, कि बाहर से किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर से जरूरत पड़ेगी, वाटर की बाहर से जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट
हम ऑलरेडी लिख चुके थे। क्लोरोफिल प्लांट में खुद प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो चारों चीजें हैं ये हमें मिलती सॉरी ये प्लांट को मिलती कहां से? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी जो सनलाइट है वो तो कहां से मिल जाएगी? सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सनलाइट वहां से मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एटमोस्फेयर से, या आप कह सकते हैं एनवायरमेंट से, नेचर से, एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। उसके अलावा तीसरा क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। एंड वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे आयंस कहां से मिल जाएंगे? रूट्स के थ्रू सॉइल से मिल जाएंगे। एक चीज आप याद रखिएगा बेटा कि नाइट्रोजन जो होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को ही प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो ये चार रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे पहले सनलाइट, सन से मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल गई। क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे। नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बताया था आपको भी? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट लीव्स में मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार आपका एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो लीफ का अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में इस तरह से एपिडर्मिस होता है, जिसको अपर एंड लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आपको पता है सिंगल लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में एक और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब ये जो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस की लेयर है, उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, उस वैक्सी कोटिंग को कहते हैं क्यूटिकल। लेकिन जहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा वहां पे क्यूटिकल नहीं होता। अब क्यूटिकल का काम क्या हो गया? क्यूटिकल एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टियरिंग नहीं होने देता लीव्स की। आपने देखा होगा ना कि जो अपर साइड होती है बड़ा बड़ा स्मूथ होती है लीफ की, एज कंपेयर टू लोअर साइड, वो क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से होता है, वैक्सी कोटिंग होती है, तो प्रोटेक्शन टियरिंग से बचा देता है, और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है। अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटा होंगे बेटा, याद रखना। ये बीच का जो पूरा पार्ट है, इट इज नोन एज मेसोफिल। अब इस मेसोफिल लेयर में यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, विच आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दो टाइप की सेल्स हैं ये मेसोफिल में, दो टाइप की सेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, और बीच बीच में गैप प्रेजेंट है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। नाउ इंटरनली अगर हम देखें तो जो लीफ का मिडरिप वाला पार्ट है, वहां पे आपको वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या करेंगे? जाइलम हेल्प करेगा वाटर के कंडक्शन में, मिनरल्स के कंडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, और फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, जिसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप फटाफट कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, पूछ लीजिए। ये एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट डायग्राम है। ठीक, क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है। बेटा ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो कि लीव्स में मिलता है, अभी मैंने आपको दिखाया था। एंड दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, ये लाइट एनर्जी को, कौन सी लाइट एनर्जी? हमारे ट्यूबलाइट की लाइट नहीं, सनलाइट को ट्रैप करेगा, उसको एक तरह से कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना? और ये कहां प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो अपर एपिडर्मिस। ऊपर वाला जो पार्ट था ना एपिडर्मिस का, वहां पे उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट या लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको आगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत होती है? सबसे पहली कंडीशन सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल। तो दोनों हमने देख लिया कहां कहां पे प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन लाइट। जो हमारी नॉर्मल जो लीव्स का कलर होता है ग्रीन, वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है मिनिमम, लेकिन ये मैक्सिमम तो होगा जब रेड और ब्लू कलर की लाइट होगी। ठीक है, तीन मेजर स्टेप्स होते हैं, तीन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये लीफ लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आपको देखनी है तो यहां पर मैं आपके लिए बना देता हूं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है बच्चों, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन,
और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, ग्रेना और थाइलेकोइड्स। अब ये एक दूसरे के पास स्टैक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बना देता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, और इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ये जो है कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं, दे आर नोन एज लैमेली, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कहलाएगा स्ट्रोमा। दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्यूटिकल था लीफ में, फिर पैलिसेड टिश्यू, स्पंजी पैरेन्काइमा, एयर कैविटीज, ये गार्ड सेल स्टोमेटा में प्रेजेंट होती हैं, अभी हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे, लोअर एपिडर्मिस एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सारा का सारा पार्ट मीजोफिल हो गया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर से मिला, वाटर जाइलम के थ्रू, रूट एयर्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैसेस रिलीज। नेट रिएक्शन क्या होती है कि CO2 कंबाइन करता है H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बना देता है, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी आपने इसको पढ़ा है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लोएम के थ्रू, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा या दूसरे ऑर्गेनिजम्स इसको यूटिलाइज करेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन होगा सुक्रोज की फॉर्म में, स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में हो जाता है बच्चों मेरे। ठीक है, याद रहेगा। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं, ये ओवरऑल रिएक्शन अभी हमने देखी है, होता कैसे प्रोसेस वो तो भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर में अब एंट्री होती है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे के सारे रॉ मटेरियल की हमने बात कर ली कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो सारे के सारे आयंस हैं वो सॉइल से मिलेंगे विद वाटर। नाइट्रोजन का मैंने स्पेशल केस बताया था, व्हाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट है, प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। लेकिन ये किस फॉर्म में लेते हैं, प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना पड़ता है मेरे बच्चों। ठीक, अब 3 फेजेस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन, देन कन्वर्जन एंड थर्ड वन इज रिडक्शन। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कि जो सन की लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कौन करता है, एब्जॉर्प्शन इज अकर्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन इन सेकंड स्टेप दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। भाई फूड बनाना है, उस लाइट एनर्जी को हमें केमिकल फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके फिर फूड की सिंथेसिस कर पाए, इसलिए वो काम यहाँ पे हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, एंड थर्ड वन इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ जो भी आप बोलना चाहो, फोटो, फोटो का मतलब फिर से लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है देन इट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसको ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस में। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों के तीनों स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी प्लस कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दे रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 फेजेस में कंप्लीट होती है बच्चों। पहला है लाइट रिएक्शन जिसमें तीनों स्टेप हो गए, तो अब बाद में या एंड में बना क्या था, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ये क्या करेंगे, जो NADP था उसको NADPH2 में और ADP को ATP में कन्वर्ट कर देंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाता है। These two have stored energy in them, so it is known as assimilatory power। इसको क्या कहेंगे बच्चों, एसिमिलेटरी पावर कह देंगे इसको। और ये एसिमिलेटरी पावर जो प्रोड्यूस हुई इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल, एक तरह से कह सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज। दूसरा फेज कौन सा है, दूसरा फेज है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन। अभी क्या करेगा, फाइनल स्टेप में क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन को फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 भी कहते हैं। तो ये CO2 H2O के साथ मिलकर और क्या बना देती है, ग्लूकोज बना देती है, जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2, जो कि रिडक्शन भी कहलाता है, इसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में कंप्लीट हुई, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इसमें केमिकल एनर्जी में, एंड फाइनली फोटोलिसिस या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कह देते हैं। अब ये जो आयंस प्रोड्यूस हुए ये ADP को ATP में और NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे।
इनमें होती है स्टोर्ड एनर्जी, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये एसिमिलेटरी पावर एनर्जी प्रोवाइड करेगी फॉर सेकंड फेज, दैट इज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर ये 3 स्टेप तो लाइट रिएक्शन के हैं, 1 स्टेप डार्क रिएक्शन का है, तो क्या इसी सीक्वेंस में ये फेजेस होने जरूरी है? आप क्या सोचते हैं बताइए? क्या इसी सीक्वेंस में कंपल्सरी है कि पहले एब्जॉर्प्शन हो, फिर कन्वर्जन हो, फिर फोटोलिसिस हो, फिर फाइनल फिक्सेशन हो CO2 का? इज इट सो? ऐसा लगता है आपको? नहीं। These three steps need not take place one after the another immediately. जैसी कंडीशंस होंगी प्लांट्स उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं बच्चों, कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कुछ होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स भी कहते हैं। आपको दिख रहे हैं ना नीचे जीरोफाइट्स, बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस। तो जीरोफाइटिक प्लांट्स भी होते हैं। तो जो जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, उसमें एक होता क्या है, अभी मैकेनिज्म में भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें स्टोमेटा जो है बच्चों क्लोज होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम और ओपन होते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, तो वो CO2 को यूज कब करेंगे, CO2 को यूज कब करेंगे, ड्यूरिंग नाइट टाइम। और नाइट टाइम में CO2 को यूटिलाइज करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड वैक्यूल्स में हो जाता है स्टोर। ठीक है, अब ये जो स्टोर्ड मैलिक एसिड है, कि भाई हम जीरोफाइटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम एंड स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट। अब ये एक सेल है, यहाँ पे CO2 नाइट में यूज हुई और CO2 से बन गया मैलिक एसिड नाइट में। और ये मैलिक एसिड प्लांट्स में आपको पता है, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो 90% तक का सेल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वो मैलिक एसिड स्टोर हो गया किसमें, वैक्यूल्स में। और ड्यूरिंग डे टाइम उस मैलिक एसिड को जब स्टोमेटा क्लोज है, तो प्लांट उसको यूटिलाइज करेंगे, वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेप इसी सीक्वेंस में फॉलो हो, अपनी कंडीशन के हिसाब से प्लांट्स इनको मॉडिफाई कर लेते हैं, इन स्टेप को चेंज कर लेते हैं, जैसा कि जीरोफाइटिक प्लांट्स या डेजर्ट प्लांट्स में होता है। अब आई बात समझ में? तो एक तो लीफ का डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, एक किसका डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, और तीसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है मेरे बच्चों स्टोमेटा का। क्योंकि बात ये आ जाती है कि जो जो CO2 है वो आती कहां से और कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था रॉ मटेरियल में कि प्लांट जो है CO2 कहां से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। लेकिन लेंगे कैसे, माइन्यूट पोर्स होते हैं लीफ के सरफेसेस में, और इन पोर्स को, इन स्पेसेस को कहते हैं स्टोमेटा। तो दो स्टोमेटा के बीच में क्या होता है, दो स्टोमेटा का मतलब एक स्टोमेटा की दो गार्ड सेल्स, ठीक है, उनके बीच में ये स्पेस होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर्स। तो दीज पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटल पोर्स। ये पूरा नहीं हुआ, दीज आर नोन एज स्टोमेटल पोर्स। These stomatal pores are formed by kidney shaped guard cells which contain chloroplast। यहाँ पे absorption होता है लाइट एनर्जी। डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूँ, देखिए, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरी गार्ड सेल है, तो ये हो गई हमारी गार्ड सेल्स। याद रहेगा, ये बीच का गैप क्या कहला रहा है, अब स्टोमेटल पोर। ये भी समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, ये जो है इनके चारों तरफ भी तो सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। दीज सेल्स आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। तो गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड सब्सिडरी सेल मिलके कहलाता है स्टोमेटल एपैरेटस। स्टोमेटल एपैरेटस बनाता है बच्चों, ठीक है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा की, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्या काम आता है ये सारा, बताइए। चलिए मैं बताता हूं कि जब स्टोमेटा होंगे ओपन, उसके थ्रू होगा गैसियस एक्सचेंज। कैसे होगा स्टोमेटा ओपन, कि जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है प्लांट्स के पास, या डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ये गार्ड सेल्स। जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है तो गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्पॉन्ज की तरह होती है हमारा, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका साइज बढ़ जाता है, वो स्वेल अप कर जाती है, गार्ड सेल स्वेल, और स्वेल की वजह से साइज जो है स्टोमेटल पोर का वो बढ़ जाता है। साइज ऑफ स्टोमेटल पोर
इंक्रीजेस, दिस इज नोन एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, कि प्लांट सेल टर्जिड हो जाती है हाई वाटर प्रेशर ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट इन इट, तो गार्ड सेल स्वेल अप एंड द स्टोमेटल पोर वाइडन्स एंड दिस इज नोन एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और जब स्टोमेटा की ओपनिंग होगी तो गैस एक्सचेंज occurs। ठीक, लेकिन जब प्लांट को वाटर सफिशिएंट नहीं अवेलेबल है या गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाती है नाइट टाइम पे, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, जिससे कि स्टोमेटल पोर का साइज डिक्रीज हो जाए, स्टोमेटल पोर का साइज डिक्रीज हो जाता है एंड इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन। तो जब वाटर अवेलेबल है गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएंगी, साइज ऑफ स्टोमेटल पोर बढ़ जाएगा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होगा, गैस एक्सचेंज हो जाएगा। नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उस वाटर लॉस को बचाने के लिए स्टोमेटा हो जाता है, गार्ड सेल्स हो जाते हैं श्रिंक, स्टोमेटल पोर का साइज हो जाएगा रिड्यूस, दिस इज नोन एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो क्या, दे रेगुलेट ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल या अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। एंड दूसरा, दे हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज, हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। तो दो स्टोमेटा, सॉरी स्टोमेटा के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये दिस इज क्लोज स्टोमेटा एंड दिस इज ओपन स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज अंडर टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे के सारी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म की। ओवरऑल प्रोसेस को अगर मैं समराइज करूं आप लोगों के लिए, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था जी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट फेज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो सन की लाइट एनर्जी थी उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो ग्रैना था, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना था, वो क्या करता है, क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब तीसरा क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, स्प्लिटिंग हो जाएगी, इससे हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, या H+O2 जो हाइड्रोजन आयंस है वो एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज नोन एज असिमिलेटरी पावर। तो दूसरा पार्ट है स्ट्रोमा में वो यूज हो जाएगा। तो जो फोटोसिंथेसिस कहां पे हुई, क्लोरोप्लास्ट। अब ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, CO2 प्लस H2O क्या बना था, ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। हाइड्रोजन कहां चलेगी, स्ट्रोमा में, तो हाइड्रोजन CO2 और H2O मिलकर क्या बना देंगे, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देंगे। अब ग्लूकोज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, आपने वो पढ़ा ऐड देखा होगा ना, ग्लूकोन डी, जान में जान डालते पीते ही। तो यहाँ पे ये यूटिलाइज हो गया और स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन होंगे, CO2 को लेंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाती है, जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है कि प्रूव कीजिए दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसके लिए क्या करना है, हमें कोटेड प्लांट लेना है, गमले में लगा हुआ पेड़ लेना है, मनी प्लांट या क्रोटन ले सकते हो आप, और उसको डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए, जिससे उसमें जो ऑलरेडी बना हुआ फूड था, जो स्टार्च था, उसको प्लांट यूटिलाइज कर ले, क्योंकि डार्क में अंधेरे में फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो पहले से जो बना हुआ फूड है वो उसको यूटिलाइज करेगा। अब 3 दिन के बाद वापस से प्लांट को सनलाइट में रख दिया 6 घंटे के लिए, और उस प्लांट से एक लीफ तोड़ ली, लगा लीफ फ्रॉम द प्लांट, और इसमें जो ग्रीन एरियाज हैं उसको मार्क कर दो, ग्रीन एरियाज को मार्क कर दिया और ट्रेसिंग कर लो उनकी पेपर शीट्स पर। अब इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डिप करना है फ्यू मिनट्स के लिए, एंड उसके बाद अल्कोहल में। तो लीफ को पहले बॉइलिंग वाटर में, फिर अल्कोहल में। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या चेंज आपको ऑब्जर्व हुआ, सॉल्यूशन क्या है, सॉरी सॉल्यूशन का कलर क्या है, और इसके बाद इस लीफ को आयोडीन के सॉल्यूशन में डालना है, इन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन टेस्ट इसको कहते हैं। तो आयोडीन टेस्ट से पहले ये कंडीशन थी और आयोडीन टेस्ट के बाद ये कंडीशन हो जाती है, दोनों को कंपेयर करना है आपको। क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्या आपको लग रहा है? तो व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, क्या होता है, द ग्रीन लीफ बिकम्स कलरलेस, और जब उसको अल्कोहल में डालेंगे, क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रीन कलर गेट्स डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, तो डिसकलरेशन, अल्कोहल उसका डिसकलरेशन कॉज कर देता है, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो हो जाएगा ग्रीन, द कलर ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। अब कंक्लूजन क्या है पूरी प्रोसेस का, द ग्रीन एरियाज ऑफ लीफ विच टर्न्स डार्क ब्लू, जब आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो वो डार्क ब्लू कलर के हो जाते हैं। ठीक है, विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और जो कलरलेस पार्ट था लीफ का, उसमें कोई कलर रिएक्शन नहीं आती, क्योंकि वहां पे कोई स्टार्च की फॉर्मेशन होगी नहीं। तो इससे प्रूव हो जाता है दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एनसीईआरटी है पूरी की पूरी, वर्ड टू वर्ड। ठीक है ना, पूरा एनसीईआरटी की एक्टिविटी है ये, कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी आप स्किप नहीं कर सकते। एक और एक्टिविटी है,
लीफ से रिलेटेड ही, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही आपने देखी होगी, अगर पढ़ी नहीं होगी तो ये वाली एक्टिविटी है कि द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। इसमें क्या किया जाता है कि दो हेल्दी प्लांट्स लिए जो पोट में, जो गमले में रखे हुए हैं, ठीक है, सेम उनको डार्क रूम में रख दिया दोनों को 3 दिन के लिए, और दोनों प्लांट में अब एक एक वॉच ग्लास या ग्लास प्लेट रख दी, ठीक है ना। अब एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया एक प्लांट में। तो अब इसका यूज क्या है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये KOH क्या करेगा, CO2 को एब्सॉर्ब कर देगा, इट एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें तो CO2 एब्सॉर्ब हो गई। अब इनको ढक दिया बेल जार से, और वैसलीन की हेल्प से जो भी थोड़ा बहुत गैप था उसको सील कर दिया गया, एयर टाइट बनाना है। और अब रख देंगे उसको सनलाइट में 2 घंटे के लिए। दोनों प्लांट से एक एक लीफ को प्लग करेंगे और देखेंगे कि किसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, स्टार्च। तो क्या दोनों में सेम अमाउंट बना स्टार्च का? तो क्या कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट का, बच्चों मेरे बताओ, ये करके दिखाओ। बताओ बताओ, क्या आइडिया आया आपको इस एक्सपेरिमेंट से, क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, कुछ आइडिया आ रहा है? द लीफ कैप्ड इन जार अलोंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जिसमें रखा था, उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि KOH क्या करता है, KOH CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जब CO2 नहीं है तो ये वाटर के साथ मिलकर C6H12O6 कैसे बनाएगा, स्टार्च की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन जब, सॉरी, वही नेक्स्ट है कि अगर CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा। तो इट क्लियरली शोज इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, या हम कह सकते हैं कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, कोई भी कंफ्यूजन है आपको इससे रिलेटेड? तो 2 एक्टिविटी हमने की है, ठीक है। आप इसका कंक्लूजन देख लीजिए, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी, बिल्कुल एज पर एनसीईआरटी जो मैंने अभी सारे सेंटेंसेस यूज किए। अब डू द बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? नहीं, नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक में तो होगा ही नहीं, जहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, KOH ऐड कर दिया। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड हो गया, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो KOH ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया कि CO2 एब्जॉर्ब हो गई, और CO2 नहीं है तो नो स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज बताइए। चलिए, तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो केमिकल एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाते हैं तो शुगर की फॉर्मेशन होती है ना। तो क्लोरोफिल वाला हमने कर लिया था। तो प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई थी, लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को टैप कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, लीफ से वाटर एंटर, लीफ में वाटर एंटर करता है फ्रॉम द सोइल, ठीक हो गया जी। अब ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है जी, हो गया। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स, ये वाटर आया, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, H+O2, हाइड्रोजन आयंस मिल गए। अभी हाइड्रोजन आयंस ADP को ATP में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2, या जिसको रिडक्शन कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी लीफ में, और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर स्टार्च की फॉर्मेशन कर देगी, प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज ओवरऑल फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। तो एक एक पॉइंट, रॉ मटेरियल की हमने बात की, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ का क्रॉस सेक्शन, सोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दोनों एक्टिविटीज की CO2 क्यों जरूरी है और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कोई भी डाउट, कोई भी इफ बट आपको दिमाग में नहीं रखना है बच्चों। अब बात करेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, व्हाट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन या व्हाट आर हेटरोट्रोप्स? देखिए, एक ऐसा न्यूट्रिशन या इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करेगा फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप कह सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप्स। तो ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे इनटेक और डाइजेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जो किसने बनाया, ऑटोट्रोप्स ने, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। या ऐसा न्यूट्रिशन जिसपे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोप्स पे फॉर देयर न्यूट्रिशन। क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज थर्ड वन यू कैन से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, 4 टाइप का न्यूट्रिशन। होलो, होलो का मतलब कंप्लीट होल।
तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करे, कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे ह्यूमन बींग्स में होगा। उसके बाद आ जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये वाला जो किसमें होता है, फंजाई में होता है, ब्रेड मोल्ड में होता है, यीस्ट में होता है, जहां पे डेड डिकेड मैटर से अपना फूड ऑब्टेन किया जाए, वो क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मशरूम आ गए, फंजाई आ गए, ब्रेड मोल्ड्स आ गए, सारे के सारे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म के जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है और वहीं से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स में अगर बात करें तो कसकुटा, जिसको हम अमरबेल कहते हैं, आप सबने देखी होगी। उसके अलावा लाइस ह्यूमन बॉडी के ऊपर होते हैं, तो अगर बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट, और बॉडी के अंदर है तो क्या कहलाएंगे, एंडोपैरासाइट। जैसे इकोलाई हमारी इंटेस्टाइन में मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोपैरासाइट। सो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, ये हो जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक, म्यूचुअल एसोसिएशन होता है दोनों ऑर्गेनिजम्स का, जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये सेप्रोफाइटिक था। तो एसोसिएशन है, म्यूचुअल है, दो ऑर्गेनिजम्स का, दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है बच्चों। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको डियर दिख रहा होगा, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, चलिए मैं अलग से बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। लाइकेन में होता ही है बच्चों, दो पार्ट होते हैं, इट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन। इसमें दो पार्ट हैं, एल्गी पार्ट होता है एंड फंजाई पार्ट होता है। एल्गी पार्ट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, फूड देता है, फूड बनाता है, और फंजाई जो पार्ट होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है। तो जो फूड बनाता है उसको फोटोबायोन्ट, और जो शेल्टर देता है उसको मायोबायोन्ट कहा जाता है। अब ये एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक के पास फूड है, एक के पास रहने की जगह है, और सर्वाइवल करने के लिए दोनों की जरूरत है। तो इनका जो म्यूचुअल एसोसिएशन है उसको हम क्या कह देते हैं, सिम्बायोसिस। और अगर एग्जांपल लें तो आपने सुना होगा कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में, नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को, या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देता है, कह सकते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल देता है। तो प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल गई। तो ये इस तरह के म्यूचुअल एसोसिएशन देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बड़ा सिंपल सा है बेटा। आप आप डे टू डे लाइफ में से अगर एग्जांपल लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। देखिए दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम हेटरोट्रोपिक और न्यूट्रिशन की बात करें तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पैरामीशिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन मेनली 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है दैट इज इंजेशन, मींस टेकिंग ऑफ फूड। ये फूड की एंट्री होती है इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाते हैं, जिनको कहते हैं सूडोपोडिया, नोन एज सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया फ्यूज कर जाते हैं फूड पार्टिकल के ऊपर। या वहां तक पहुंच जाते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिंपल वैक्यूल होता है, क्लियर। तो पहला स्टेप इंजेशन, कि वो सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को बॉडी के अंदर लेके आया जाता है। सेकंड स्टेप इज नोन एज डाइजेशन, कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज डाइजेशन। सेकंड स्टेप होता है, क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब आप देखिए जो वैक्यूल था उसमें फूड एंटर हो गया तो क्या हो गया, फूड वैक्यूल। अब उसको क्या कह देंगे हम, फूड वैक्यूल। थर्ड फेज या थर्ड स्टेप इज नोन एज डाइजेशन के बाद उसका होगा ब्रेकडाउन के बाद एब्जॉर्प्शन। तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहीं पे वो डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म,
दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप इज नोन एज एसिमिलेशन, कि जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी ऑब्टेन करना टू परफॉर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द अमीबा, उसको कह देते हैं एसिमिलेशन। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप इज इजेशन, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर जाना, वो भी कहां से होगा, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को कह देते हैं इजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन उसका ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से, जो डाइजेस्टेड फूड है साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब, उसके बाद उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, दैट इज एसिमिलेशन। एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू बॉडी सरफेस, ये क्या होगा, इजेशन। क्लियर टू एवरीवन? अब एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी क्या होता है, कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रोपिक। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अमीबा का कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता, लेकिन पैरामीशियम का डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज होता है। तो यहाँ पे जो फूड का डाइजेशन है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है, जिसको कहते हैं साइटोस्टोम। तो यहाँ पे पहली स्टेप हो जाएगा इंजेशन। साइटोस्टोम माउथ या माउथ के जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और सिलिया की हेल्प से जो फूड है वो अंदर की तरफ मूव करता है और पूरे के पूरे सरफेस को कवर करके रखते हैं। इसीलिए डाइजेस्टेड फूड जो अंदर गया वो कहाँ पहुंच जाएगा, इट एंटर और इट रीचेस टू फूड वैक्यूल, यहाँ पर पहुंच जाएगा सेकंड स्टेप के लिए जब होगा डाइजेशन। ठीक है, तो साइटोपाइज से होता हुआ ये फूड कहाँ पहुंच जाएगा, साइटोपाइज दूसरी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एनल स्पोर्ट भी कहते हैं, उससे होता है फूड वैक्यूल्स में पहुंच जाएगा जहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप हो जाएगा साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाएगा फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दैट इज एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, दैट इज डिजेशन। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर साइटोस्टोम प्रेजेंट है माउथ जैसी, एनास्पोर्ट प्रेजेंट है साइटोपाइज, जो कि इसमें नहीं था, अमीबा में नहीं देखने को मिलता। तो ये तो हो गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इज इट क्लियर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रोप्स, वहां पे भी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी हेट्रोट्रोपिक में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, कि एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ पे सारे के पांचों स्टेप, इंजेशन से लेकर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारे के सारे स्टेप एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, या कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसी 6 to 9 मीटर लॉन्ग, आप कहोगे सर ह्यूमन बींग की तो लेंथ अच्छे से 9 मीटर नहीं होती, लेकिन ये कंटिन्यूअस ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ या बक्कल कैविटी आप कह सकते हैं, और एनस पे जाके खत्म होती है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारे के सारे ग्लैंड्स इस डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर देते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये देखिए ये पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बात की जाए तो कई बार डायग्राम दे दिया जाता है, उसमें लेबलिंग पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैंने बताया ओरल कैविटी, जिसको बक्कल कैविटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का एक टाइप है, ये हो जाता है फेरेंक्स। ये बक्कल कैविटी में टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं, टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, साइड्स में एक तीसरा टाइप का ग्लैंड और प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कह देते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, चिक्स की साइड में। तो सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, ये तीनों के तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये फेरेंक्स हो गया, ये ओरल कैविटी होगी। अब फेरेंक्स से फूड नीचे की तरफ ट्रेवल करता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस से फूड पहुंच जाएगा स्टमक में, स्टमक के साथ में आपको यहाँ पे लीवर दिख रहा है, यहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट है,
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, चाहे विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, वो भी एंटर होते हैं बॉडी में और उनका भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ह्यूमन बींग्स में अपर पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है, माउथ है, विच इज बाउंडेड बाय लिप्स। आगे की तरफ लिप्स है, लैब्रम एंड लेबियम, अपर एंड लोअर लिप। साइड में ये किससे प्रोटेक्टेड है, किससे बाउंडेड है? चीक से। और इंटरनली क्या है माउथ में? टीथ एंड टंग। क्लियर? उसके साथ साथ कुछ और मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम अभी तक की बात की समरी देखें तो जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। कि बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो फूड पार्टिकल्स को, फूड सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट। या तो उनका ऑक्सीडेशन होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी, या फिर वो दूसरे एनाबॉलिक पाथवेज में यूज हो जाएंगे। आपको पता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, और इसका ही तो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी, ब्रेक डाउन प्रोसेस होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म भी होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस होती है, जहाँ पे सिंपल सब्सटेंसेस मिलके और इसी रिएक्शन को रिवर्सिबल फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रही होती है ह्यूमन बॉडी में। इज इट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात, अगर आपको समझ आ रहा है तो पहला स्टेप जो होता है न्यूट्रिशन का, दैट इज इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड थ्रू फूड, सॉरी थ्रू माउथ, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। जब सॉलिड फूड माउथ के थ्रू लिया जाता है तो बच्चों उसको कह देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये माउथ में फूड वेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सलाइवा। एंड सलाइवा में एंजाइम भी प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च था प्लांट का उसको माल्टोज में, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इज इट क्लियर? तो सलाइवरी अमाइलेज ने ये काम कर दिया, सलाइवा के हेल्प पे वो वेट हो गया फूड, उससे एक बोल बन जाती है जिसको बोलस कहा जाता है, बोला एक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ तो कोई समस्या है कि प्रॉपर मिक्सिंग हो गई फूड की माउथ में सलाइवा की हेल्प से। और दूसरा पार्ट, ये टंग हेल्प करती है उसमें। तो टंग इज हाईली वेस्कुलर एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर। वेस्कुलर का मतलब जहां पे ब्लड सप्लाई हो। आप में से कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में ए वेस्कुलर होता है, जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है? कोई बता सकता है? तो ये मस्कुलर और वेस्कुलर ऑर्गन होता है। यहाँ पे पेपिली प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन टेस्ट बर्ड्स, जिनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पेपिली, पेपिली पे टेस्ट बर्ड्स। पेपिली आप देखते होंगे ना, अगर आप अपनी टंग को आज मिरर में माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह के छोटे छोटे रेड डॉट्स दिखाई देते हैं, कुछ व्हाइट डॉट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो डॉट्स हैं रेड कलर के, व्हाइट कलर के, ये क्या होते हैं? पेपिली होते हैं। और इन्हीं पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज टेस्ट। चार टाइप का टेस्ट नॉर्मली हमारी जो टंग है रिकॉग्नाइज करती है। सबसे पहले टिप पे स्वीट, और सबसे एंड में बिटर टेस्ट का हमें पता चलता है। आप नीम के दातुन लो और उसको चबाना शुरू करो, बाद में पता चलता है अरे ये तो कड़वी है, और फिर आप थूकते हो। लेकिन कोई भी मीठी चीज आप जैसे टंग पे रखते हो, अरे ये तो बहुत स्वीट है, क्योंकि वहां पे टेस्ट बर्ड टिप पे प्रेजेंट है, जबकि बिटर के लिए बिल्कुल एंड में, बैक साइड में प्रेजेंट है। साइड में सोल्ट और सोर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मस्कुलर है, सेंसरी ऑर्गन है विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज टेस्ट। इसके अलावा प्रॉपर मिक्सिंग जो हो रही है, बोलस बन रहा है, सलाइवा का एक्शन है, उसमें भी हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके माउथ में प्रेजेंट होती है दैट इज टीथ। तो टिपिकल टीथ की अगर हम बात करें तो तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो ये व्हाइट पार्ट होता है उसको कहते हैं क्राउन। ये वाला पार्ट जो गम्स में अटैच होता है दैट इज नेक। और जो अंदर का हिस्सा होता है जहाँ पे नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, वो पार्ट होता है रूट।
और ये एरिया जहाँ पे ये नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उसको बच्चों कहते हैं पल्प कैविटी। तो क्राउन, नेक एंड रूट 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन टंग के। क्राउन व्हाइट पार्ट है जो बाहर से विजिबल है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन। डेंटाइन इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप में से क्या कोई बता सकता है कि प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स। एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में डेंटाइन होता है। ठीक है, तो क्राउन, नेक एंड रूट 3 पार्ट हो गए। पल्प कैविटी में नर्व फाइबर और ब्लड वेसल। इसलिए जब कोई आपको पंच मारता है तो जब आपका दांत टूटता है तो उसमें पेन भी होता है, उसमें ब्लड भी आता है, क्या? क्योंकि वहां पे नर्व फाइबर्स भी है और वहां पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई इफ, कोई बट नहीं है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दिया हुआ है मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, क्या होता है ये सब? देखिए, इसको कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ ईच जो, दैट इज नोन एज डेंटल फॉर्मूला। कि अगर मैं ये जो बना दूं आपका, तो इसके एक हाफ में जो टीथ प्रेजेंट है वो उसका डेंटल फॉर्मूला कहलाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं, फेरेंक्स की बात नहीं करेंगे हम पहले बात करेंगे टीथ की। मैं एक और स्लाइड आपके लिए एंटर करता हूँ, टीथ की ही बात करेंगे। तो ह्यूमन टीथ के लिए बच्चों 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो यहाँ पे 4 तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब है कि जो टीथ है इट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन गम्स। एंड डाइफाइकोडोंट का मतलब है टीथ अपीयर ट्वाइस। जो आपको यहाँ पर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ दिख रहा था, ये इसकी बात थी। तो मिल्क टीथ होते हैं 20, एक बार आते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ड यहाँ पे और यूज किए जाते हैं, मोनोफाइकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। द टीथ विच अपीयर वंस, जो सिर्फ एक बार आते हैं, जो कि 20 होते हैं। और डाइफाइकोडोंट, सॉरी, जो एक बार आते हैं वो सिर्फ 12 होते हैं। एंड डाइफाइकोडोंट जो एक बार आते हैं मिल्क टीथ की फॉर्म में, टूट जाते हैं, फिर आते हैं, दैट इज परमानेंट टीथ। वो 20 हो गए डाइफाइकोडोंट, आई टूट गए, लेकिन ये वाले सिर्फ एक बार आते हैं। ठीक है, तो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डेंटल फॉर्मूला की मैं बात बता रहा था आपको। तो 4 टाइप के टीथ हैं, सबसे आगे इंसीजर्स होते हैं, उसके साइड में कैनाइन्स होते हैं, फिर प्रीमोलर्स होते हैं और लास्ट में मोलर्स में होते हैं। तो इनका जो ये अरेंजमेंट है इसको डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। प्रीमोलर्स यंग वंस में नहीं मिलते, यंग वंस में एब्सेंट होते हैं। लास्ट मोलर जिसको विजडम टीथ कहते हैं वो 25 ईयर्स के बाद आता है। तो डेंटल फॉर्मूला सबका अलग अलग हो जाता है। तो यंग वंस हैं उसमें 20 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमोलर्स आप देख लो नहीं, ये 28 हो जाता है एडल्ट्स में बिफोर 25 ईयर्स, क्योंकि वहां पे हो जाएगा 2122 अपॉन 2122 इंटू 2 इक्वल टू 28, क्योंकि जो लास्ट मोलर है वो 25 ईयर्स के बाद आता है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई समस्या? तो तीनों वर्ड समझ में आ गया आपको, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। अब टीथ से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? दैट इज डेंटल प्लाक एंड डेंटल कैरीज। डेंटल प्लाक क्या होता है? सबसे पहले तो कि जो बैक्टीरिया का मास है वो इकट्ठा हो जाता है, मास ऑफ बैक्टीरिया जो फूड के साथ आया वो हमारे दांतों से चिपक जाता है। और क्योंकि ये पूरे टीथ को कवर कर लेता है तो ये प्रिवेंट करता है सलाइवा को फ्रॉम रीचिंग द टीथ सरफेस, और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता। अब ये धीरे धीरे टीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं टू ब्रश टीथ आफ्टर ईटिंग टू रिमूव दिस प्लाक। इसको येलोइंग ऑफ टीथ भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज येलोइंग ऑफ टीथ। दूसरी प्रॉब्लम है बच्चों डेंटल कैरीज या टूथ डिके जिसको कहते हो, है ना? जब लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं शुगर पे, एक्ट ऑन शुगर और एसिड प्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा इनेमल है उसकी ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग शुरू हो जाती है। और अगर इसको ध्यान ना दिया जाए, इसको अनट्रीट रखा जाए, तो जो पल्प कैविटी है उसका इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो आप आरसीटी करवाते फिरते हो, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, बहुत लंबा सा प्रोसीजर, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है,
सेकंड पार्ट जो आता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज फेरेंक्स। फेरेंक्स बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंगोफेरेंक्स। तो नेजो मतलब नेजल कैविटी, लेरिंगो मतलब लेरिंक्स से जुड़ा हुआ है, तो ये पार्ट हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो यहाँ पे हम फूड की बात करें तो ओरोफेरेंक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओरोफेरेंक्स से होता हुआ फूड कहाँ पे पहुंचेगा, ईसोफेगस, ये वाली जो पाइप है, दिस इज ईसोफेगस। तो जो बॉल बनी थी, जो मास बना था फूड का विद सलाइवा, बोलस, फेरेंक्स से होता हुआ अब पहुंच जाता है ईसोफेगस में, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस ट्यूब में मसल्स प्रेजेंट है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो बॉल थी फूड की, जो बोलस था, वो नीचे की तरफ मूव करता है। जहां पे फूड होगा वहां पे वाइड हो जाएगी ये, और जहां पे फूड नहीं होगा वहां पे नैरो हो जाएगी। तो इस तरह से फूड है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। याद रहेगा बच्चे, यहाँ तक कोई समस्या? अब यहां से फूड पहुंच जाएगा स्टमक, यहां से फूड पहुंच जाएगा आपके स्टमक में। तो ईसोफेगस में हो गया पेरिस्टेलिक मूवमेंट, मिक्सिंग ऑफ फूड। स्टमक इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, वाइडेस्ट पार्ट है, जे शेप्ड ऑर्गन है। 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ये वो मेन एरिया है जहां पे डाइजेशन होता है फूड सब्सटेंसेस। ये इंटरनली ये जो स्ट्रक्चर बनती है इनको रगे कहते हैं, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस। ऊपर का पार्ट नॉट फंगस, सॉरी, फंडस, जहां पे गैसेस स्टोर होती है। अब जहां से ईसोफेगस कंबाइन होता है किसके साथ, स्टमक के साथ, फंडस पार्ट के साथ, वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। और ऐसे ही जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट के साथ अटैच होगा, वहां पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरस पार्ट से है, और इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसलिए जो फंडस पार्ट है उसको कार्डियक पार्ट भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज क्लोज टू हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, एचसीएल प्रोड्यूस होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अभी हम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से फूड कहाँ पहुंचेगा, स्टमक से, स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एस आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज लार्जेस्ट पार्ट, वो तो वाइडेस्ट पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और ये इसकी लेंथ की अगर हम लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लगभग 4 से 6 मीटर तक की हो सकती है। फिर इसको स्मॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि डायमीटर कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सबसे छोटा पार्ट है 25 सेंटीमीटर, जो कि स्टमक से अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है उसको जेजेनम कहते हैं, विच इज 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर लॉन्ग। एंड सबसे नीचे का पार्ट जो है उसको कहते हैं इलियम, जो सबसे बड़ा भी होता है, 3.5 मीटर तक हो सकता है। तो 6 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम 3 पार्ट होते हैं, 6 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। एंड लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेंथ इसकी होती है 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ वाइज ये छोटा है, लेकिन डायमीटर मोर है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होगा सीकम, जहाँ पे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है वो कोलोन होता है, एंड जो लास्ट पार्ट है वो रेक्टम होता है। तो सिकम, कोलोन एंड रेक्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पार्ट है सिकम, और ये आपको वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, सिंपल जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, वो दिखाई देगा। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन कोई फंक्शन नहीं है, तो इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये जो पार्ट है कोलोन, ये अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। और लास्ट में ये क्या हो गया, रेक्टम। रेक्टम 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होगा। रेक्टम ओपन्स इनटू एनस, और यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एनल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं एंट्री ऑफ वेस्ट।
एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से इन चीजों को बाहर निकाल दें। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। अब बात कर लेते हैं अपेंडिक्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन है जो पहले इंपॉर्टेंट होता था क्योंकि क्योंकि हम रो फूड खाते थे तो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था, लेकिन अब इसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उनको ये एक रहने की जगह देता है। लेकिन कई बार अनडाइजेस्टेड फूड इसमें इकट्ठा हो जाता है एंड इट गेट्स स्वोलन एंड स्टार्ट्स टू पेन। तो सर्जिकल रिमूवल इसका कर दिया जाता है, एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है, तो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जो सोलन का कंडीशन होती है उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो सर्जिकल इसको रिमूव कर देंगे, काम खत्म। तो ये सारे पार्ट्स हो गए। माउथ से हमने स्टार्ट किया, फूड एंटर करता है, यहाँ पे टीथ और टंग प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं इस काम में। उसके बाद इसोफेगस में पहुंचता है फूड, वहां से स्टमक के थ्रू होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो लीवर है, जो पेनक्रियाज है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करेंगे डाइजेशन प्रोसेस। तो अब बात करेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है और कैसे कैसे एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंसेस पैक करते हैं, राइट। सो दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड और सप्लाई करता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो जरूरी होते हैं हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए, राइट बच्चों। लेकिन ये होती कैसे है पूरी प्रोसेस? तो 5 फेजेस मैंने बताए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो एक एक करके पार्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे वहां पे डाइजेशन प्रोसेस होती है। इसको हम दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में कैसे कैसे डाइजेशन होता है, एक्शन होता है, या फिर हम फूड टाइप के बेसिस पे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, फैट्स का डाइजेशन कहाँ होता है। ठीक है, तो जैसे चाहे हम वैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। अब आपको ये डाइजेस्टिव ग्लैंड दिख रहा होगा, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये इसी के चारों तरफ सारी प्रोसेस होनी है। तो इंजेशन में, क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस, तो जैसा भी फूड आए उसके हिसाब से हम उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ओमनिवोरस ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग हैंड की हेल्प से फूड को माउथ में एंटर करवाते हैं, दैट इज इंजेशन। अब आगे की जो प्रोसेस है बक्कल कैविटी में जो होगी वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ फूड, उसकी कैसे प्रोसेसिंग होनी है। तो इंजेशन में सबसे पहले क्या हो गया, टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ। उसके बाद इसका मैस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब चूइंग, छोटे पार्टिकल्स में। अब आप कहोगे सर ये तो डाइजेशन का काम है, नहीं, ये मैस्टिकेशन यहाँ पे एक बार स्टार्ट होगा, डाइजेशन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा एंड इंजेशन के टाइम पे ही मिक्सिंग हो जाती है, मॉइस्चनिंग हो जाती है फूड की विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड नाउ दिस फूड एंटर्स द प्रोसेस दैट इज डाइजेशन। सेकंड फेज में पहुंच जाता है, सेकंड पार्ट में पहुंच जाता है, दैट इज बक्कल कैविटी। यहाँ पे टीथ और टंग का एक्शन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो डाइजेशन के टाइम पर जो फूड था हमारा वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएगा बाय चर्निंग एक्शन। अब चर्निंग एक्शन कौन करेगा? जीआई ट्रैक के एंजाइम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के एंजाइम उसकी चर्निंग कर देंगे। तो सबसे पहले पहले क्या होगा कि टीथ उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देंगे और सलाइवा क्या हेल्प करेगा इस प्रोसेस में? सलाइवा में आपको पता है क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, जिसको हम और क्या कहते हैं, टाइलिन। अभी सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन क्या करेगा, जो स्टार्च था, स्टोर्ड फूड था प्लांट का, ये सलाइवरी अमाइलेज बच्चों उसको कर देगा चेंज, किसमें बताओ? माल्टोज। नॉर्मली आपको ग्लूकोज लिखा हुआ मिलता है बट एक्चुअली इट इज माल्टोज। ये भी शुगर ही होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। क्लियर टू एवरीवन? ये कहां काम हुआ? अब ये एक बोल बन गई क्योंकि ये सलाइवा के साथ मिक्स होगी, राइट? और इसको क्या कहते हैं हम? इट इज नाउ नोन एज बोलस। नाउ दिस बोलस इज रोल्ड बाय टंग। आपने देखा होगा इस तरह से टंग का एक्शन होता है एंड इट रीचेस टू द फेरिंक्स। इसके बीच में वो जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहेगी और फेरिंक्स से ये पास हो जाएगा स्वेलोइंग के थ्रू इनटू द इसोफेगस। और इसोफेगस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पेरिस्टल्सिस या
पेरिस्टैलिक मूवमेंट होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड का इस तरह से पैसेज होता है ना, पेरिस्टैलिक मूवमेंट के थ्रू, एंड फ्रॉम हियर फूड रीचेस टू द, कहां पहुंच जाएगा, स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सब्सटेंसेस। यहाँ पे किसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक से में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। अब स्टमक में फूड, बच्चों जो भी फूड हम लेते हैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक रहता है, और इसी 3 आवर्स के टाइम पीरियड में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसके ऊपर काम करेंगे। अब वॉल्स जो है हाईली मस्कुलर है, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से चर्निंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड प्रॉपर होती रहती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रेशन को आप कह देंगे बच्चों हम गैस्ट्रिक जूस। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक सॉरी इस गैस्ट्रिक जूस में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। सबसे पहले बच्चों इसमें प्रेजेंट है म्यूकस। म्यूकस जो गोबलेट सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, इनको म्यूकस सेल भी कह सकते हैं। ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किससे प्रोटेक्शन देनी है भाई, यहां कौन दुश्मन आ गया, फ्रॉम, आगे हम देखेंगे, फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से बचाने का काम करेगा। दूसरी चीज इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करेगा, ये 2 काम करेगा, किल कर देगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि फूड के साथ आ गए होंगे, कई बार आ जाते हैं नोइंगली अनोइंगली, ठीक है। सेकेंडली ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को, पेप्सिनोजन को इनटू पेप्सिन, ये एक्टिवेशन करने का काम करेगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम की वजह से ये पेप्सिनोजन एक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये HCl का काम हो गया यहाँ पे। इसके अलावा ये एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और ये HCl स्टॉप कर देगा एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। जो माउथ में स्टार्ट हुआ था उसके एक्शन को स्टॉप कर देगा, सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन को इन स्टमक, ठीक है। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है पेप्सिन की हेल्प से बच्चों वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे पेप्टोन्स में और प्रोटियोज में, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे लाइपेज एंजाइम भी होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। वैसे यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है HCl का, वो लाइपेज को एक्ट नहीं करने देता। स्टमक में एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बल्कि मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध से दही बनता है, और उसके लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है दैट एंजाइम इज नोन एज रेनिन। अब बेटा रेनिन आपको ध्यान रखना है, डबल NIN वाला रेनिन है, एक रेनिन आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो डबल NIN वाला रेनिन आपको याद रखना है। तो जो मिल्क प्रोटीन है वो होता है कैसीन। कैसीन इज मिल्क प्रोटीन। क्लियर टू एवरीवन बेटा, ध्यान से देखिए सीक्वेंसेस। कैसीन है मिल्क प्रोटीन जो कि सोल्यूबल प्रोटीन है, इस पे किसने एक्ट किया, इस पे एक्ट किया इस रेनिन ने, और इसको चेंज कर दिया किसमें, कर्ड। कर्ड क्या होता है, कर्ड इज कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, इसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। मिल्क से हमेशा ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है कर्ड, क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन B12 भी होता है, और विटामिन B12 आपको थोड़ा हायर लेवल का बता रहा हूं, विटामिन B12 के डाइजेशन के लिए ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, या विटामिन B12 हेल्प इन एब्जॉर्प्शन डाइजेशन ऑफ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां तक का याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, फूड स्टमक में है, वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने देखा, प्रोटीन का डाइजेशन देखा। अब क्या हो जाएगा, अब फूड कहां पहुंचेगा, फूड पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ फूड एंटर्स द फूड रीचेस अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मेन एरिया है, ये मेन साइट है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और 90% एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डाइजेशन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले तो यही बात हम लिख देते हैं, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस होंगे। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी फिजियोलॉजी डाइजेशन की समझ में आ जाएगी। इट इज ऑल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस।
सक्कस, एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा बच्चों बाइल जूस होता है यहाँ पर, जो कि आता है लीवर से। एंड थर्ड वन यहाँ पर होता है पैनक्रियाज से आया हुआ पैनक्रिएटिक जूस। तो ये तीन सिक्रेशंस यहाँ पे होती हैं, ये मिलके एक डाइजेस्टिव जूस बनाती है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले तो होता है ना भाई, जो मेहमान आए उनकी बात करेंगे, जो बाहर से आए उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की, लीवर और पैनक्रियाज की सिक्रेशन की, बाइल जूस की और पैनक्रिएटिक जूस की। बाइल जूस में होता है बच्चों बाइल, ठीक है। बाइल क्या करेगा, बाइल में भी दो चीजें होती हैं, बाइल सोल्ट्स होंगे एंड बाइल पिगमेंट्स होंगे। आपने सुना होगा ना, ये होगा तो दो बातें होंगी, इसे में होगा तो दो बातें होंगी, तो फिर से यहाँ पे दो बातें होंगी। बाइल पिगमेंट भी दो होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिडिन। बिलिरुबिन बच्चों येलो कलर का पिगमेंट है, और कई बार इसका एब्जॉर्प्शन जब नहीं हो पाता है, एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, इट कॉजेज जॉन्डिस। पी लिया सुना होगा ना आपने, आईज भी पीली, बॉडी भी पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो ये जॉन्डिस का कोज हो सकता है। ये जो बाइल है ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक इफेक्ट ऑफ पीएच। एसिडिक पीएच जो कि किसकी वजह से थी, HCl की वजह से स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। और एल्कलाइन मीडियम प्रिपेयर कर देता है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है फॉर एक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स या जूसेस। ठीक बच्चों, बात समझ आ गई। और देखिए इसमें कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि बाइल जूस, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये एक तो बाइल पिगमेंट का रोल हो गया। इसके अलावा पीएच मेंटेन, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना जिससे कि पैनक्रिएटिक और इंटेस्टाइनल एंजाइम यहाँ पे काम कर सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये करता है, इट हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है कि फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं बेटा, बड़े बड़े, ये फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, तो इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एंजाइम्स उस पे इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। अब ये बाइल बनती तो कहां पे है, बनी कहां पे, बाइल फॉर्म्ड इन लीवर, लेकिन स्टोर कहां होती है, गॉल ब्लैडर। उल्टा काम है सारा, ठीक है। कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट, इतने सारी इंपॉर्टेंट बातें तो बता दी, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब बाकी दोनों जूसेस की बात कर देते हैं। पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, उसमें क्या क्या होता है, हाउ इट इज हेल्पफुल। तो बच्चों सबसे पहला काम, इसमें तीन टाइप के एंजाइम होंगे। सबसे पहली बात, इसमें तीन टाइप के एंजाइम्स होंगे, क्योंकि तीन टाइप का फूड है, तो तीन टाइप के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, कौन कौन सा, सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रोटीन डाइजेस्टिव, प्रोटीन डाइजेशन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से। अब कौन कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, सब इसमें होता है ट्रिप्सिन, याद रखना है कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन। ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा। पेप्टोन बन गए थे, पेप्टोन को ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में एंड एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। दूसरा डाइजेशन ये करेगा फैट का, तो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज होता है। ये लाइपेज एक्ट करेगा फैट्स के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तीसरा टाइप का फूड क्या बच गया अब हमारा, तीसरा बच गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। उसके लिए अमाइलेज होता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज जिसको कहते हैं, पैनक्रिएटिक अमाइलेज होता है। ये भी क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो तीनों टाइप के फूड सब्सटेंसेस के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स यहाँ पे पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, पक्का कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर कोई समस्या नहीं है तो। अब लास्ट वाला जूस बच गया कौन सा, खुद तो जो सिक्रेट कर रहा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक है ना, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। देखिए हम अभी एक तरह से बता रहा हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से भी बताऊंगा किस तरह से डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब इसमें मेनली तीन एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है, सुक्रेज। कुछ नहीं करना,
जो स्टार्टिंग मटेरियल उसके आगे एएससी लगा देना है। माल्टोज से, माल्टोज है मान लो, स्टोर्ड फूड माल्टोज था, एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा, एएससी, एएससी माल्टेज, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम हो गया। लैक्टेज क्या है, इसको लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। लैक्टोज इज मिल्क शुगर। मिल्क प्रोटीन कौन सा था, कैसीन था, तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और तीसरा क्या है, सुक्रोज, इन्वर्टेज भी कहते हैं इसको, सुक्रोज को इन्वर्टेज भी कहा जाता है बच्चों। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसके अलावा यहाँ पे लाइपेज एंजाइम होता है जो क्या करेगा, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से तीनों सिक्रेशंस मिलकर इंटेस्टाइनल जूस बना देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, क्या था पहला स्टेप, डाइजेशन, फिर इंजेशन। दूसरा स्टेप हो गया डाइजेशन, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस का अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। अब फाइनली हम देखेंगे कि किस तरह से इन डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप हो गया ना, यस, एब्जॉर्प्शन। डिफ्यूजन के थ्रू डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग से ब्लड में। तो एलिमेंट्री कैनाल से डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड, जो फूड था वो कहां पहुंच गया, ब्लड में, और यहां पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा, या ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। पासिंग ऑफ डिफ्यूज फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टमक में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। और वहां में उसमें भी तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। तो इलियम पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम पार्ट में होता है। अब यहाँ पे इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटेस्टाइन है वहां पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं फॉर डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आउटर सरफेस पे इस तरह से माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं, याद रहेगा। अंदर आपको यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ये एब्जॉर्ब कर लेंगी ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को, एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड। अब एक तरफ यहाँ पे वेन होगी और दूसरी तरफ यहाँ पे आर्टरी राइज होगी यहाँ से। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है दे आर नोन एज लैक्टियल्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन ब्लड में होगा, लेकिन जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। तो ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये माइक्रोविलाई के हेल्प से पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क भी है, लार्ज लिम्फ वेसल्स है जिसको लैक्टियल्स कह रहे हैं, जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। क्लियर टू एवरीवन, याद रहेगा आपको। ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स क्या करेंगी, ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे न्यूट्रिएंट्स को लीवर में। तो तीन स्टेप हमने पूरे कर लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ वन, क्या होता है, फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो जितने भी डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस थे उसका लिविंग प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज एसिमिलेशन। कि कन्वर्शन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, आप डाइजेस्टेड फूड भी कह सकते हैं, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू लिविंग प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हर सेल तक पहुंचेगा। डाइजेस्टेड फूड है हमारे पास और सेल है, ये पहुंचेगा कैसे, इट रीचेस टू एवरी सेल थ्रू ब्लड, या फैट है तो लैक्टियल की हेल्प से। ठीक है, अब इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा, सेल इसको यूज करेगी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो एसिमिलेशन का मतलब है एनर्जी यूटिलाइजेशन। जो एनर्जी मिली न्यूट्रिएंट से, जो फूड सब्सटेंसेस है, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए, उनके बिल्डिंग के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। एंड अल्टीमेटली फाइनली पांचवा स्टेप होता है इजेशन, कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। इसको डिफिकेशन भी कहते हैं, इसको इजेशन भी कहते हैं।
और ये किस फॉर्म में जाता है, फीकल मैटर के फॉर्म में जाता है, फीसिस के फॉर्म में जाता है, इसलिए इसको डिफिकेशन भी कहा जाता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पहले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो वेस्ट बचेगा वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ गई, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन समझ में आ गया आपको, पक्का, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई तकलीफ, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं है। इसको समराइज करें एक बार। ओके, ये थोड़ा सा क्या लिख दिया गया, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहला स्टेप इंजेशन, सबसे पहला स्टेप क्या है, इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड। ये कहाँ हुआ, माउथ में, बक्कल कैविटी में, यहाँ पे सलाइवा का रोल हो जाता है और क्या बन जाता है, सलाइवा प्लस फूड मिलके बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, बोलस बन जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे सलाइवा में जो एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज वो एक्ट करना शुरू कर देता है और जो स्टार्च था उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ से फूड, ये बक्कल कैविटी थी, बक्कल कैविटी से होता हुआ फूड कहाँ पहुंच जाता है, इस नैरो ट्यूब में, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। अब इस ट्यूब में बच्चों क्या होता है, आपने देखा ये ट्यूब है, अब फूड जो कि बॉल की फॉर्म में है वो यहाँ पे एंटर हुआ, तो जहाँ पे फूड प्रेजेंट होगा वो पार्ट वाइड हो जाएगा क्योंकि हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं। तो इस तरह से फूड नीचे की तरफ मूव करता है और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट। एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आपको, पेरिस्टल्सिस के थ्रू फूड यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा। अब गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस था, HCl था, है ना, म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प कर देता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl। HCl क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा जहां पर पैंक्रेटिक और इंटेस्टाइनल जूस आगे जाके काम कर पाए, सॉरी वो तो उसका काम है, बाइल का काम है। ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टाइड और पेप्टोन में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहां से फूड पहुंचेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड सब्सटेंसेस। देन एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, उसको डिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि ये फिकल मैटर होता है, फेसेस के थ्रू ये बाहर निकलता है। पूरा का पूरा प्रोसेस अब एक बार और आपके लिए समराइज कर रहा हूं, एक बार और समराइज करो, देखिएगा सारा का सारा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक गलती हो गई हमारे से, एक गलती हो गई हमारे से, सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने नहीं बताया बच्चों आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स पहले बता देता हूँ। सलाइवरी ग्लैंड, ओनली पेयर्ड ग्लैंड्स फाउंड, ओनली पेयर्ड ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, बाकी सारे अनपेयर्ड होते हैं, सिर्फ ये ही पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, आप याद रखना सबसे पहले तो, ठीक है। ओनली पेयर्ड ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी वो क्या है, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। तीन होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, तीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब जो सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन है बच्चों ना, सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन को कह देते हैं सलाइवा। सलाइवा का पीएच होता है नियरली 6.8। इस सलाइवा में क्या क्या होगा, इसमें वाटर होगा, इसमें सोल्ट्स होंगे, इसमें म्यूकस होगा और इसमें एंजाइम तो होगा ही होगा। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो तीन सलाइवरी ग्लैंड है जो ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड की हमने बात कर ली, इंटेस्टाइनल ग्लैंड की हमने बात कर ली, लीवर और पैंक्रियाज के बारे में भी आपको यहीं पे बता देता हूँ सर। उसके बाद है लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है। लीवर क्या करता है, लीवर की सिक्रेशन को क्या कहते हैं, बाइल। बाइल के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, फूड को एल्कलाइन कर देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, एसिडिक इफेक्ट जो है HCl का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यूरिया प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लीवर यूरिया प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड जितने भी जूसेस हैं उसके सिक्रेशन के लिए लीवर ही रेस्पॉन्सिबल होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली बात, लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी दैट इज लीवर, याद रहेगा।
सिक्रेशन बाइल जूस, जिसमें बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट है। बाइल सिक्रीट होती है लीवर से और स्टोर होगी गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बिलिरुबिन जो पिगमेंट है जॉन्डिस हो जाता है उसके एक्सेस से। दूसरा जो जूस है, दूसरा जो ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियास, इसकी सिक्रेशन को पैनक्रेटिक जूस कह देंगे, ठीक है। ये सॉफ्ट लोबुलेटेड ग्लैंड है और जो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है स्टमक, इस ये भी एल्कलाइन सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी पीएच 7.8 हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में बच्चों, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जो अलग अलग चीजें सिक्रेट करती हैं, जैसे व्हाट यू से अमाइलेज एंजाइम सिक्रेट होता है यहाँ पे, फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, ये सारे एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सी शिफ्ट स्ट्रक्चर जो होती है ना ड्यूडेनम की, उसके बीच में फंसा होता है। ये इस तरह से अगर मैं बताऊं आपको, ये लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, इसको पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सारी चीजें एक बार समराइज करके देता हूं। तो सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन सलाइवा हो गया, माउथ या बकल कैविटी या ओरल कैविटी में एक्ट करता है। यहाँ पे एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फूड इसोफेगस फेरेंक्स इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है, जिसको यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उनकी सिक्रेशन गैस्ट्रिक जूस जिसमें मेनली HCl है, इसमें म्यूकस है। ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके उनको पेप्टोन और प्रोटीजेज में कन्वर्ट कर देता है। जो मिल्क प्रोटीन है कैसिन, उसके डाइजेशन के लिए रेनिन एंजाइम होता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट कार्ड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है फूड, जहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं वो सिक्रेट करते हैं। उसके अलावा म्यूकस प्रोड्यूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करेंगे बहुत सारे एंजाइम है, ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेजेज है, लाइपेज फैट के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है रिप्सिन। तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, और जो हमारे फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। म्यूकस जो है लार्ज इंटेस्टाइन में वो लुब्रिकेशन कोज कर देगा फीकल मैटर का, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो सारे के सारे फूड सब्सटेंसेस हैं उनका डाइजेशन हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पता नहीं कैसे ये चेंज हो गया। व्हाट हैपेंस इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक मीडियम होगा और अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अल्सर की बात आई है तो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। पेप्टिक अल्सर जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसमें जो अल्सर होता है उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है ना। हेलियोबैक्टर, हेलियोबैक्टर ये बैक्टीरिया का नाम है, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। हेलियोबैक्टर पाइलोरी जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर, इसकी वजह से कोज होता है। वॉरेन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था, वॉरेन ने, वॉरेन एक्ट ऑन इट, वर्कड ऑन इट, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। A patient in hospital had his gallbladder removed, need a special diet with which nutrient free diet would be suitable। अब क्योंकि उसका गोल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो फैट फ्री डाइट उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बाइल है वो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में और वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है कि जो लार्ज इनसोल्युबल फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। फैट डाइजेशन कैसे होता है, ये वाला आंसर आप देख सकते हो यहाँ से। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा पहले बाइल के हेल्प से, उसके बाद वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो स्पेशलाइज्ड ब्लड लिम्फ वेसल्स में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। डाइजेस्टेड फूड जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ हमारी बॉडी में वो कहाँ चला जाता है, लीवर में, और वहां ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो लीवर स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब भी बॉडी को जरूरत होगी कि ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस काम के लिए जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसमें अल्फा सेल्स होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है ना वो सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज हो जाती है। पता चला ना, पता चला, वेरी गुड, पता चलना भी चाहिए। डिड यू नो, अब क्या पूछूं आपसे, क्या पूछूं आपसे, आपको तो अब सारी चीजें पता चल गई, क्या पूछना चाहिए आपसे। चलो आप ये बताइए कि हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स में से, हार्बीवोर और कार्निवोर में से किसकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ ज्यादा होगी और क्यों, व्हाई दिस अकर्स, व्हाई दिस हैपेंस। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर बताना है।
लास्टली एक एनसीईआरटी की एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटीज हम नहीं छोड़ रहे हैं कोई भी, एनसीईआरटी की एक सिंपल सी एक्टिविटी है टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सिंपल सी एक्टिविटी, को ज्यादा स्पीड से लिख दिया मैंने, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा सेटअप करना है। सिंपल से सेटअप में क्या लेना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, स्टार्च प्लस सलाइवा प्लस आयोडीन, ये 3 चीजें ले ली, स्टार्च प्लस सलाइवा प्लस आयोडीन। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लेना है, स्टार्च प्लस आयोडीन, स्टार्च प्लस आयोडीन। सलाइवा तो लिया ही नहीं हमने, ठीक है। तो टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इनटू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी ले लिया जी। 1 ml सलाइवा डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, ओके डन। एंड लीव वो टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20-30 मिनट्स, ठीक है जी, रख दिया हमने। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए, आयोडीन मिला दिया, और बी में नहीं मिलाया। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, और उससे कैसे पता चलेगा बताइए, ऑब्जर्वेशन क्या होगा। अब जो टेस्ट ट्यूब बी है, द टेस्ट ट्यूब बी कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन टर्न्स, कैसे टर्न हो जाएगी वो, ब्लू कलर, ठीक है। लेकिन टेस्ट ट्यूब ए जिसमें आयोडीन है उसमें कोई कलर नहीं प्रोड्यूस होगा, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो स्टार्च और सलाइवा जिसमें दोनों थे उसमें कलर चेंज नहीं हुआ है, स्टार्च गेट्स ब्रेकन डाउन इनटू शुगर्स विद हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में सलाइवा एब्सेंट है, तो सलाइवा एब्सेंट होने की वजह से स्टार्च का ब्रेकडाउन ही नहीं हो पाया बच्चों। तो इट क्लियरली शोज इंपोर्टेंस ऑफ सलाइवा फॉर द एक्शन ऑफ स्टार्च। तो ये एनसीईआरटी की सिंपल सी एक्टिविटी है। तो बच्चों मेरे, अब हमने लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली। अब करना क्या है आपको, अब तो आपका काम बहुत आसान हो गया। सबसे डिटेल में सबसे लेंथी प्रोसेस यही थी। अब तो आपने वही करना है जो आप हमेशा करते आए हैं, या जो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन पे हैं बायोनिधि पर। आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली रिलेटिव्स जिसको भी जरूरत है, और जो क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर लीजिए। एज सिंपल एज दैट।